तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए या फिर इंग्लिश ग्रामर यदि आप सिर्फ लिखने के लिए सीख रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो है ना थोड़ा सा रूल से देखते हैं कि सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा उसको किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो हैज़ है, वाज है, इज है और डज है, ये जो आपकी चार हेल्पिंग वर्ब हैं, ये आपकी यूज होती है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। जैसे कि आप बोल सकते हैं ही हैज़, ही वाज, ही इज, या फिर ही के साथ आप डज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपका हेड है, ये आपका सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। सभी का मतलब है सब के सब, ही सी इट के साथ भी, आई वी यू दे के साथ भी। ठीक है। और जो आपका हैव है, डू है और आर है, ये आपके यूज होंगे आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ। यानी कि आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर जो भी बचे जाता है वो सब आपका किसके साथ यूज होंगे, हैव के साथ, डू के साथ और आर के साथ। और जो ही सी इट है इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर पर है ये सब आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होंगे और जो थर्ड नंबर पे हैं ये आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी बच जाते हैं उन सब के साथ इस्तेमाल होंगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं इज एम आर। इज एम आर को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर तो मैंने वैसे सिंपल लिखा हुआ है कर रहा है। इसका जो मीनिंग है यदि हम देखें अच्छे से तो जो कार्य हमारे प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारे ऐसे कार्य जो कि अभी कंटिन्यूटी में है, जो काम अभी कहां पर है, कंटिन्यूटी में है, यानी कि जो काम अभी हमारे वर्तमान काल में हो रहे हैं वो सब के सब हमें इज एम आर के द्वारा दिखाने पड़ते हैं। तभी तो हम इज एम आर को कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। कंटिन्यूअस, लगातार होने वाले काम है ना। तो यहां पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा ना उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर इन तीनों में से कोई एक लेना है और उसके बाद जो वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देनी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये होगा इसके सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। जो काम रेगुलर होंगे, कंटिन्यूटी में होंगे, उनको बनाने के लिए। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि वो खेल रहे हैं तो मैंने लिख दिया दे आर प्लेइंग। अब जो दे है ये आपका सब्जेक्ट है। अब दे के हिसाब से हमें इज एम आर में से चूज करना था तो यहां पर दे के साथ आर आता है। उसके बाद हमने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, तो प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ हमने क्या लगा दिए, आईएनजी लगा दिए, तो दे आर प्लेइंग। अब यहां पर देखिए भाई किसी ने मुझसे पूछा कि भाई वो कहां पर हैं, यानी कि वो बच्चे कहां पर हैं, वो लोग कहां पर हैं, कई बार बोलते हैं ना, तो अब बोलते हैं वो तो खेल रहे हैं, यानी कि वो जो क्रिया है ना अभी कंटिन्यूटी में है जो उनके द्वारा की जा रही है। तो जब भी कोई कार्य कंटिन्यूटी में होगा हमें इज एम आर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। आगे देखिए, पापा घर जा रहे हैं, पापा घर जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया पापा इज गोइंग टू होम। अब देखिए किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपके पापा जी कहाँ जा रहे हैं। अब मैंने बोल दिया भाई पापा जी तो घर जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो जा ही रहे हैं, कंटिन्यूटी वाला कार्य है। और जब भी कंटिन्यूटी वाला कार्य होगा जो हमारे बोलते टाइम हो रहा है उन सब के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर का। तो हमने बोल दिया पापा इज गोइंग टू होम। अब यहां पर देखिए पापा जो है ना ये आपका सब्जेक्ट है, पापा के हिसाब से हमें इज लगाना पड़ा, फिर गो में आईएनजी लगानी पड़ी, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद आईएनजी आई है और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में आ जाएंगे। ठीक है। एक और देखिए, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, टीवी देख रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, आप बोलते भाई मैं तो टीवी देख रहा हूं, बोल क्या काम है, बोलते ना कई बार, तब बोलोगे आई एम वॉचिंग टीवी, यानी कि आप जो टीवी देखने का काम है ना उसको भी कर रहे हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर ये कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी वाले कार्यों को दिखाने के लिए यूज की जाती है। आई आपका सब्जेक्ट है, एम आई के साथ यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वाच के साथ आईएनजी लगा दिया और टीवी आपका अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो भी वो काम है जिन्हें हम देखते टाइम जो काम हो रहे हैं, हमारे बोलते टाइम जो काम हो रहे हैं, अब जैसे कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं भी आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो ये भी काम क्या है, कंटिन्यूटी वाला काम है। मैंने अभी खत्म तो नहीं किया ना, अभी कंटिन्यूटी में ही है। ठीक है। तो इसलिए इसमें मैं इस चीज को बताने के लिए भी किसका इस्तेमाल करूंगा, इज एम आर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है।
अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो प्राइस है ना वो सिर्फ 299 है और बाद में ये बढ़ भी सकता है, तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें ई बुक्स चाहिए PDF के रूप में, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई बुक और कोर्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम देखेंगे हैज हैव के साथ जब हम बीन लगाते हैं तो इसका क्या मीनिंग निकलता है। देखिए, जब भी हैज और हैव इनके साथ बीन आता है तो जो सेंटेंस का जो भाव होगा ना वो पैसिव की तरह कार्य करेगा, जो सेंस होगा वो क्या करेगा, पैसिव की तरह कार्य करेगा। और वहां पर इसका मतलब होगा कि काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, ठीक है। अब देखिए, पैसिव का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना उसको या तो छुपा देते हैं या फिर हम जानबूझकर बताना नहीं चाहते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें सब्जेक्ट के बारे में तो पहले ही पता होता है, तो वहां पर भी हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए, अब जब सब्जेक्ट छुपा दिया तो बचा क्या, ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट को आगे लगाना पड़ता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये पैसिव की खासियत है कि इसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। बाकी ये हैज हैव बीन विन ये तो सब बदलते रहते हैं, ये जो दो चीजें हैं ये कभी नहीं बदलेंगी। आगे देखिए एग्जाम्पल, इंग्लिश को पढ़ाया गया है, इंग्लिश को पढ़ाया गया है, तो हमने बोल दिया इंग्लिश हैज बीन टॉट, ठीक है। तो इंग्लिश आपका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, हैज बीन आपका यहां से आ गया है स्ट्रक्चर से, और टीच की जो ये थर्ड फॉर्म है ना यहाँ पर टॉट आपकी इसलिए आ गई है क्योंकि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब ये हमें कैसे पता चला हिंदी के वाक्य को देखकर कि भाई ये पैसिव में है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश को पढ़ाया गया है। यहाँ पर कहीं पर ये नाम है कि किसने पढ़ाया है, नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश पर फोकस किया गया, भाई इंग्लिश को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जिसने पढ़ाया है उसको यहाँ पर बताया नहीं गया। तो जब हम काम पर फोकस करते हैं यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर फोकस करते हैं और सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते, जो काम को करता है उसको दिखाने की बजाय हम अपने ऑब्जेक्ट पर जब फोकस करते हैं तो उसे हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, ठीक है। और देखिए, उसको देखा गया है, उसको क्या किया गया है, देखा गया है, तो बोलेंगे ही हैज बीन सीन, ही हैज बीन सीन, उसको देखा गया है। अब किसके द्वारा देखा गया है ये नहीं बताया गया। अब ये मत समझना ये जो ही है यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट नहीं, इसको तो देखा गया है, तो काम क्या हुआ है, देखने का। अब देखने का काम किसने किया है ये नहीं बताएंगे ना यहाँ पर, इस पर तो एक्शन किया गया है, ये तो रिसीवर है, उसने जो देखा है इसको देखा है, तो इस पर तो काम किया गया है देखने का, इसने काम नहीं किया है, ठीक है। तो ही हैज बीन सीन। तो इस तरह से आप हैज हैव का इस्तेमाल बीन के साथ कर सकते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में। आगे है हैड बीन। हैड बीन का मतलब होता है कि काम किया जा चुका था या फिर काम हो चुका था, कोई काम किया जा चुका था या फिर कोई काम हो चुका था। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे, काम को किया नहीं गया था, काम को किया नहीं गया था, तो बोलेंगे द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को किया नहीं गया था, ठीक है। अब ये भी आपका पैसिव में है, वो तो था हैज हैव बीन वाला प्रेजेंट का पैसिव, और ये है आपका कौन सा, पास्ट का पैसिव, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इंग्लिश में पहचानने का यही फॉर्मूला है कि जब भी हैज हैव और हैड आएगा इनके बाद हमेशा बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो द वर्क जो है ना, द वर्क, ये आपका क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हैड नॉट बीन ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, और डू की थर्ड फॉर्म डन यहाँ पर आपका इसलिए आ गया है क्योंकि हमें पैसिव है और थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। मुझे घर भेजा गया था, तो मैं बोलूंगा आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे कहां पर भेजा गया था, घर भेजा गया था। तो इस तरह से आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल। देखिए, जब भी हम हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि कोई काम करना है, आपको कोई काम करना है। जैसा बोलते हैं मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे नहाना है, मुझे मतलब और कोई काम करना है। तो जब भी आपको कोई काम करना है और वो काम ऐसा है कि भाई आपको करना ही है, मजबूरी है आपकी, वो बिना करे आपका काम नहीं चलेगा, तो तब हमें किसका इस्तेमाल करना है, हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करना है। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर हैज हैव के बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे आएगा? उसे देखना है तो बोलेंगे ही हैज टू वॉच, ही हैज टू वॉच, उसे क्या करना है? देखना है। तो ही आपका सब्जेक्ट होगा, हैज टू ये आपका क्या होगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और वॉच आपकी क्या है? वॉच आपकी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसे देखना है, किसे देखना है? ये किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही। यहाँ पर फिर सी सा सीन इस तरह के आते अगर व्यक्ति की होती। यहाँ पर हो रही है किसी टीवी सीरियल की बात, किसी मैच की बात, किसी फिल्म की बात, है ना, जो टीवी में देखते हैं आप। तो उसे देखना है। आप बोलते हैं भाई मुझे भी देखना है उसे, तो उस मूवी को मुझे भी देखना है, तो इस तरह से आप यहाँ पर वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे पढ़ना है तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है तो बोलेंगे वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। तो किसी को कोई काम करना है, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हैड के साथ टू। जब भी हम हैड के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर इसके दो सेंस निकलते हैं कि कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था। मतलब आपको कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम करना पड़ता था। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ा तो बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले। तो किसी को कोई काम करना पड़ा, वहां पर भी आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, और करना पड़ता था वहां पर भी आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप इंग्लिश में किसी से बात करोगे, तो जैसा वो बोलना चाहेगा ना उसी तरह का ये जो हैड टू है ना सेंस निकाल देगा। अब वो पूछने लगे भाई तुम क्यों नहीं आए, तो बोलने लगो आप यार आई हैड टू गो देयर, मतलब मुझे वहां जाना पड़ा, अपना आप सेंस निकल जाएगा। और वो आपसे पूछने लगे यार तुम्हें वहां क्या करना पड़ता था, अब आप बोलोगे यार आई हैड टू प्ले देयर, मतलब मुझे वहां ना खेलना पड़ता था। तो मतलब अपने आप ही सेंस निकल जाएगा, जो काम जैसा वो पूछेगा उसी हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हैड। हैड का यदि हम सिंपल मीनिंग देखें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको चुका था, गया था, ली थी या दी थी, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, वहां पर आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, वह आ चुका था तो बोलेंगे ही हैड कम, ही हैड कम, वह आ चुका था। मैं जा चुका था तो बोलेंगे आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। उसने खाना खा लिया था तो बोलेंगे सी हैड ईटन द फूड। ठीक है, तो इसी तरह से किसी ने कोई काम कर लिया था, वहां पर आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। कर लिया था या कर चुका था, दोनों की बात एक ही है। और गया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे वाजवर का इस्तेमाल। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने इजमार का इस्तेमाल देखा था। इजमार का मतलब था कि कोई काम अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में है, रेगुलर है, चल रहा है। ठीक है, तो जब कोई काम, यही काम कंटिन्यूटी को हमें पास्ट में दिखाना हो कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यूटी में था, रेगुलर था, वहां पर आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कि कोई किसी काम को कर रहा था। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे, वो सो रहा था तो मैंने लिख दिया ही वाज स्लीपिंग। अब ये कुछ ऐसा सेंस निकलता है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के घर गए और आपने उसकी मम्मी से पूछा आंटी वो कहाँ पर है, तो उसकी मम्मी ने बोला भाई वो तो सो रहा है। ठीक है, अब आप वापस आ गए। अब वो थोड़ी देर बाद वो जग कर आपके पास आता है और वो बोलने लगता है आपसे, उल्टा गुथने लगता है भाई तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया। आप बोलोगे यार मैं तुम्हारे घर गया था, तुम तो सो रहे थे, यानी कि तुम उस टाइम पर उस क्रिया को कर रहे थे, जो सोने की क्रिया ना उसको कर रहे थे। ठीक है, तो उस पास्ट की कंटिन्यूटी वाले वाक्य को बताने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है? हमें इस्तेमाल करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हम देख रहे थे तो बोलेंगे वी वर वॉचिंग। आप सोच रहे थे तो बोलेंगे यू वर थिंकिंग। तो कोई किसी काम को कर रहा था, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हैज हैव का। यदि हम सिंपल इस्तेमाल देखें तो इसका मतलब होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हैज हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह गया है तो बोलेंगे ही हैज गॉन। उसने किताब खरीदी है तो बोलेंगे ही हैज बॉट ए बुक, ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं तो बोलेंगे ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी। उसने क्या दे दिए हैं? पैसे दे दिए हैं। तो इस तरह से आप हैज हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं
कि कोई किसी काम को मतलब कर चुका है, किसी ने कोई काम कर लिया है, ली है, दी है, दिया है, लिया है, इन सभी वाक्यों में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारा हैविंग टू, जिसका हिंदी में मतलब होता है पड़ रहा है, किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, वहां पर आप हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि मुझे कोई काम करना पड़ रहा है, तो बोलोगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग टू स्ट्रक्चर से आया है और स्टडी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ठीक है, उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था, तो बोलेंगे यू वर हैविंग टू डांस। ठीक है, तो कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट के लिए, पड़ रहा था पास्ट के लिए, दोनों में आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका नंबर किसका, डिड का। तो डिड का हिंदी में मतलब होता है कि किसी ने पास्ट में कोई काम नहीं किया। ठीक है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप इसका इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में कर सकते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, वह नहीं गया, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा, तो बोलेंगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी ने पास्ट में कोई काम नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है डू डज। डू डज का इस्तेमाल आप वहीं पर करोगे, उसी सेंस में करोगे जिस सेंस में आपने डिड का इस्तेमाल किया था, लेकिन सिर्फ एक अंतर होगा इन दोनों में कि डिड का इस्तेमाल पास्ट में होता है और डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है। तो प्रेजेंट में कोई कुछ नहीं करता है या फिर किसी ने कोई अपनी जिंदगी में या फिर डेली बेसिस पर अपनी इस रूटीन में किसी कार्य को नहीं करता है, उस वाले कार्य को बताने के लिए डू डज का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह नहीं जाता है, तो बोलेंगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते या फिर आप नहीं देखते हैं, तो बोलेंगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, तो बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। तो इस तरह से डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी काम को नहीं करता है। तो देखिए, हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।